हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा राम यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम वर्ण विचार की यात्रा में विकारी शब्द और अविकारी शब्द हम पढ़ रहे थे। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा और सर्वनाम को कल पढ़ा था। आज हम विकारी शब्दों में विशेषण और क्रिया को पढ़ेंगे। संज्ञा सर्वनाम कल हमने पढ़ लिया था। आज हम विशेषण और क्रिया है उसको हम पढ़ेंगे। साथियों, संज्ञा के बाद संज्ञा की हमने परिभाषा कर ली थी, सर्वनाम की हमने परिभाषा कर ली थी। आज हम विशेषण की परिभाषा करेंगे। यानी हम पढ़ते आए हैं, पीछे की कक्षाओं में हम पढ़ते आए हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी एक ही वाक्य में या तो संज्ञा आएगी या सर्वनाम आएगा और उसकी कोई न कोई विशेषता होगी। वो विशेषता है वो विशेषण कहलाएगी। विशेषण कहलाएगी। प्यारे दोस्तों, मोहन अच्छा लड़का है। मोहन लड़का है लेकिन अच्छा है, ये मोहन की विशेषता है। इसी प्रकार से विशेषण है, उसके हम चार भाग करते हैं। विशेषण के हम चार भाग करते हैं। पहला भाग है गुणवाचक विशेषण। पहला भाग है गुणवाचक विशेषण या गुणबोधक विशेषण। दूसरा भाग है वो संख्यावाचक विशेषण। दूसरा भाग है वो संख्यावाचक विशेषण है प्यारे दोस्तों। तीसरा है परिणामवाचक विशेषण। तीसरा परिणामवाचक विशेषण है और चौथा सार्वनामिक विशेषण है। ये चार भेद हम विशेषण के पढ़ेंगे। दोबारा सुनो। पहला है गुणबोधक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। यानी ये विशेषण है, ये विकारी शब्दों में इसकी गिनती होती है। यानी ये विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, वो विकारी शब्द है। यानी लिंग वचन कारक के अनुसार, पुरुष के अनुसार, काल के अनुसार इसका भी रूप चेंज हो जाया करता है, इसका भी रूप बदल जाया करता है। तो हम देखेंगे पहला गुणबोधक। गुणबोधक में यानी संज्ञा के गुण है, रंग है, दशा है, भाव है, स्थान है, आकार है, इसके अनुसार है वो इसका रूप बदल जाता है। यानी संज्ञा है, संज्ञा का गुण, रंग, आकार, दशा, काल, इसके अनुसार इसका रूप बदल जाता है, इसका पूरे वाक्य का ही अर्थ बदल जाता है। इसमें जैसे मैंने बताया कि आम है वो खट्टा है। आम खट्टा है, आम का गुण बता रहा है कि आम कैसा है, आम खट्टा है। यानी ऐसे ही बच्चा है वो क्या है, बीमार है। ये दशा बता रही है कि बच्चा बीमार है। फल कच्चा है, ये गुण बता रहा है। यानी जमीन नीची, ये स्थान की ओर हमें इंडिकेट करता है कि नीची जमीन, ऊंचा पहाड़। यानी इसी प्रकार से अपना जो रंग है, काला सफेद जो रंग है, वो भी गुणबोधक, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही गिना जाता है। इसी प्रकार से दूसरा है वो संख्यावाची। यानी उसमें कोई न कोई संख्या होगी। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में हम
यानी 1 से लेकर के 100 तक की जो गिनती होती है वो संख्यावाचक विशेषण में उसकी गिनती करेंगे। संख्यावाचक विशेषण जैसे अपूर्णांक होते हैं, जैसे मैंने आधा बोल दिया, डेढ़ बोल दिया, पौन बोल दिया, ये संख्यावाची विशेषण है। संख्यावाची विशेषण है, इसमें हम गुणा या आवर्तीवाचक भी होता है, जैसे दोगुना, चौगुना, ये भी तो विशेषता बताते हैं। दुगुना, चौगुना, ये भी विशेषता बताते हैं। क्रमवाची है, जैसे पहला स्थान, दूसरा स्थान, 10वां स्थान, 12वां स्थान, ये क्रम से क्रमवाची होता है। ये भी इस संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत ही गिना जाता है प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार हम परिणामवाची जो विशेषण है, परिणामवाची विशेषण के अंतर्गत भी जो संज्ञा की नापतोल की विशेषता बताते हैं। एक नापतोल होता है, उस नापतोल की विशेषता बताते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे ढेरों आम, आम कितने हैं? ढेर लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है आमों का, यानी उसकी गिनती नहीं है, ढेर लगा हुआ है, ढेरों आम, ऐसे हम बोल सकते हैं। एक चम्मच भर चीनी, एक चम्मच भर चीनी, अब उसमें कितनी चीनी होगी वो हम नाप नहीं सकते, यानी चम्मच भर चीनी है। इसी प्रकार से पाव भर चाय, यानी रत्ती भर सोना, यानी रत्ती है वो पुराने जमाने में एक माप का आधार होती थी, लेकिन आज के युग में रत्ती का हमें मालूम नहीं है। यानी पुराने जमाने में लोग कहा करते थे अपने मारवाड़ी भाषा में कि 100 मण का लक्कड़ बिपर बैठो मक्कड़, वो रत्ती रत्ती खा कत्ते दिन में खा जैसी। यानी ये पहले पुराने टाइम के जो लोग हैं, पुराने जमाने के जो लोग हैं, वो ऐसी पहेलियां हमें देते थे। यानी शेर, रत्ती, ये नाप तोल के कुछ आधार होते थे। तो प्यारे साथियों, ये भी आपका परिणामवाची विशेषण के अंतर्गत ही गिना जाता है। सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण में एक प्रधान सर्वनाम होगा और एक अप्रधान सर्वनाम होगा। प्रधान सर्वनाम में जो मुख्य फर्स्ट पर्सन है, जैसे आप अंग्रेजी में देखते हो आई और वी, आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम। फर्स्ट पर्सन में आई और वी देखते हैं, यानी प्रथम पुरुष बोलते हैं जिसको इंग्लिश में सेकेंड पर्सन बोलते हैं, वो यू होता है। सेकेंड पर्सन यू होता है, हिंदी में उसको तुम बोलते हैं। तो ये तो प्यारे साथियों सब्जेक्टिव रूप है इनके, लेकिन अगर आई और वी और यू या ही सी इट है, इनका अगर ऑब्जेक्टिव रूप हम देखेंगे, यानी इसका ऑब्जेक्टिव रूप हम देखेंगे, तो आई का ऑब्जेक्टिव रूप है, आप इंग्लिश के हिसाब से इसको समझिए, आई का ऑब्जेक्टिव रूप मी और माई और मी होता है। इसी प्रकार से वी का आवर होता है। इसी प्रकार से ही का हिज हिम होता है। ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव रूप है। ये ऑब्जेक्टिव रूप वाले हैं, वो अप्रधान सर्वनाम है। अप्रधान की गिनती में इसको गिना जाता है। प्रधान सर्वनाम की गिनती में आई और वी है, यानी मैं और हम, तुम है या आप है, ये प्रधान सर्वनाम की गिनती में। और इसका जो ऑब्जेक्टिव रूप है यू का, योर, यू का ऑब्जेक्टिव रूप योर होता है, तुम्हारा, ये अप्रधान सर्वनाम की श्रेणी में गिना जाता है प्यारे दोस्तों। तो इससे भी ये विशेषण है जो सर्वनामिक विशेषण बनाते हम अप्रधान सर्वनाम, इससे भी इसका जो विकारी शब्द है जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार इसका वाक्य में अर्थ बदल जाया करता है। प्यारे साथियों, इसके लिए
संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा से जो पहले हम काम में कुछ विशेषण लेते हैं, कोई संज्ञा शब्द है और उसके पहले कोई विशेषण अगर हम लगाते हैं तो वो विशेष्य विशेषण कहलाएगा। जैसे आलसी लड़का, लड़का है लेकिन कैसा है? आलसी है। ये आलसी विशेष्य है, विशेष्य यानी विशेष्य विशेषण है। ये आलसी लड़का है, आलसी लड़का। विशेष्य के बाद अगर क्रिया के पूरक के रूप में आने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। एक तो कर्ता के पहले अगर कोई विशेषण आ रहा है तो वो विशेष्य विशेषण, और एक अगर कर्ता के बाद आ रहा है वो विधेय विशेषण कहलाता है। प्यारे दोस्तों, तो इनमें हमें अंतर करना है। ये विशेषण होते हैं, ये भी, इनमें भी विकारी और अविकारी दोनों विशेषण होते हैं। यानी विकारी वो होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपनी विशेषता बदल लेते हैं। अविकारी विशेषण वो होते हैं जिसका लिंग वचन कारक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है साथियों। तो ये दोनों चीजें हैं हम देख रहे हैं विशेषण के अंतर्गत, विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण। और हमारा टॉपिक मूल रूप से वही हम शुरू कर रखा है कि विकारी और अविकारी। विकारी में हम संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ लिए, तीसरा हम विशेषण पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम क्रिया पढ़ेंगे प्यारे साथियों, क्रिया पढ़ेंगे इसके बाद। तो क्रिया के बाद है हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे। क्रिया के बाद हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे प्यारे साथियों। तो ये जैसे शिष्ट लड़का या बोल दो शिष्ट लड़की, लेकिन ये शिष्ट है, ये चेंज नहीं होने वाला, इसलिए शिष्ट है वो अविकारी की गिनती में आएगा प्यारे दोस्तों। शिष्ट, शिष्ट लड़का बोलो या लड़की बोलो। इसी प्रकार से उदार लड़का बोलो या उदार लड़की बोलो, यानी उदार लड़की बोलो या लड़का बोलो, लेकिन उदार है वो चेंज नहीं होने वाला, लिंग वचन कारक के अनुसार चेंज नहीं होने वाला, इसलिए ये अविकारी विशेषण है। हम अविकारी विशेषण की हम बात कर रहे हैं, जैसे भारी पत्थर, भारी लकड़ी। तो प्रिय साथियों, विशेषणों की 3 अवस्था होती है, हम पीछे पढ़ के आए हैं। हमने अंग्रेजी में भी देखा था कि विशेषण की 3 डिग्रियां होती है। पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री, दूसरी डिग्री कंपेरेटिव डिग्री, तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, यानी 3 डिग्रियां हमने पढ़ी थी। यानी विशेषणों की 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी। यानी एक मूल अवस्था होती है, एक उत्तर अवस्था होती है और एक उत्तम अवस्था होती है। जैसे एक अच्छा, दूसरी अवस्था पहले से अच्छा, तीसरी अवस्था सबसे अच्छा, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। ये विशेषण की 3 डिग्रियां हम अंग्रेजी में भी पढ़ के आए हैं और सामान्य हिंदी में भी इसको हम देखते हैं। यानी घर बड़ा है, लड़का अच्छा है, ये तो आपको पता ही है। घर बड़ा है, लड़का अच्छा है, ये पॉजिटिव डिग्री है। यानी पहली डिग्री है फर्स्ट डिग्री विशेषण की, यानी फर्स्ट डिग्री है। लेकिन अगर हम आपस में किसी 2 चीजों की हम तुलना करें, एक चीज को दूसरे के बजाय अगर हम अच्छा बताएं, पहले से अच्छा बताएं, तो वो उत्तर अवस्था हो जाती है। और बहुत सारी चीजों को मिलाकर के उनमें से अगर हम एक चीज को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, एक चीज को सबसे अच्छा हम बताना चाहते हैं,
वो सबसे एकदम से उत्तम अवस्था हो जाती है प्रिय दोस्तों विशेषण की। इस प्रकार से हम उत्तर अवस्था के लिए तो हम कोई भी शब्द है उसके लास्ट में अगर तर जोड़ देते हैं, जैसे अधिक तर, कम तर, गुरुतर, उच्चतर, यानी तर अगर हम लगा देते हैं तो वो विशेषण की दूसरी अवस्था हो जाती है। दूसरी अवस्था के बाद अगर तीसरी अवस्था की हम बात करते हैं, तीसरी अवस्था में प्यारे दोस्तों हम शब्द के लास्ट में तम लगाते हैं। शब्द के लास्ट में तम लगाते हैं, जैसे अधिकतम, निम्नतम, यानी वो अपनी तम अवस्था है वो उत्तम अवस्था बताता है। यानी अधिकतम, गुरुतम, उच्चतम, ये परते हम तम लगा करके जो करते हैं वो उत्तम अवस्था की गिनती में प्यारे दोस्तों उसकी गिनती होती है। इसी प्रकार से रचना के आधार पर हम विशेषण है उसको दो भागों में बांटते हैं। रचना के आधार पर हम प्यारे साथियों विशेषण है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है रूढ़ और एक होता है यौगिक। रूढ़ विशेषण तो वो होता है जिसके रूप को हम बदल नहीं सकते, जिसका रूप जो है वो का वो हम काम में लेंगे। लेकिन यौगिक है, यौगिक आप विज्ञान में भी पढ़ के आए हो कि दो तत्वों को मिलाने से यौगिकों का एक मिश्रण तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से हिंदी में भी दो शब्दों को मिलाकर के, यानी एक शब्द है मूल शब्द है और उसमें कुछ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। यानी प्रत्यय वो होता है जो शब्द के अंत में जुड़ करके और शब्द का पूरा अर्थ ही बदल देता है। यानी प्यारे साथियों प्रत्यय वो होता है कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके और वो पूरे शब्द का अर्थ ही चेंज कर देता है, अर्थ ही बदल देता है। तो प्यारे दोस्तों रूढ़ विशेषण का हम रचना के आधार पर दो भागों में इसको बांटते हैं। एक होता है रूढ़ और एक होता है आपका यौगिक। यानी किसी भी शब्द में अगर हम प्रत्यय लगा करके दूसरा शब्द बनाते हैं तो उसका पूरा पूरा अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे सप्ताह से मैंने कर दिया साप्ताहिक, सप्ताह से मैंने कर दिया एक प्रत्यय लगा करके साप्ताहिक। इसी प्रकार से राष्ट्र से मैंने बना दिया राष्ट्रीय। इसी प्रकार ग्राम से मैंने बना दिया ग्रामीण। इसी प्रकार से दयामय, दया से बना दिया मैंने दयामय। इसी प्रकार से बुद्धि से बना दिया मैंने बुद्धिमान। इसी प्रकार कृपालु, कृपा से बना दिया मैंने कृपालु। इसी प्रकार रंग से बना दिया मैंने रंगीला, रंग से बना दिया रंगीला, इला प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार बंगाल से मैंने बना दिया बंगाली, किताब से मैंने बना दिया किताबी, ठंड से मैंने बना दिया ठंडा, ठंड से मैंने बना दिया ठंडा, आप प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। दाढ़ी से बना दिया मैंने दाढ़ी वाला, यानी वाला प्रत्यय लगा करके मैंने इसको दाढ़ी वाला बना दिया प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार ये आपके बन गए रूढ़ और यौगिक। यानी विशेषण की रचना के आधार पर हमने विशेषण को दो भागों में विभक्त किया, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ तो वो होता है जिसका जो आकार है, जैसे काला, छोटा, बड़ा कुछ भी है उसको वैसा का वैसा ही काम में लेंगे। लेकिन यौगिक है, यौगिक में हम एक मूल शब्द है उसमें प्रत्यय लगा करके और एक नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द का पूरा ही अर्थ है वो बदल जाता है। प्रिय दोस्तों ये विशेषण के रचना के आधार पर हमने रूढ़ और यौगिक दो प्रकारों में इसको बांटा है। इसी प्रकार क्रिया पढ़ेंगे प्रिय दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया हम पढ़ के आए हैं पीछे की कक्षाओं में
कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 में भी, कक्षा 11, 12 में भी आपको सामान्य हिंदी पढ़ाई जाती है। उस सामान्य हिंदी में भी आपको क्रिया पढ़ाई जाती है, यानी सब पढ़ाए जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक सब पढ़ाए जाते हैं। संधि, समास सब कुछ पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से हम क्रिया है उसको मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सहकर्मक क्रिया। यानी दोबारा सुनो, क्रिया के मोटे तौर पर हम दो भेद करते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया, एक होता है सहकर्मक क्रिया। यानी अकर्मक क्रिया और सहकर्मक क्रिया, इसको सीधे सरल भाषा में अगर आपको बता दूं मैं, तो मेरे प्यारे मित्रों दो ही चीजें इसमें आपको ध्यान में रखनी है। अकर्मक का मतलब ए के बाद में कर्म आता है और ए पहले आ गया तो अकर्म का मतलब इस वाक्य में कोई कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी सीधा ही कर्ता के बाद में सीधी ही मुख्य क्रिया देता है अगला। यानी ऐसे वाक्य को आपको पूछे कि बताओ इसमें अकर्मक क्रिया है, सहकर्मक क्रिया है, वाक्य देगा, उसमें पूछेगा कि बताओ इसमें ये वाक्य अकर्मक क्रिया का है या सहकर्मक क्रिया का है। तो अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अगर कर्ता के तुरंत बाद अगर मुख्य क्रिया आती है और उसमें कर्म है वो गायब होता है, ऑब्जेक्ट उस वाक्य में होता ही नहीं, तो प्यारे दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब इसके उल्टा सहकर्मक क्रिया में आपको कहीं ना कहीं कर्म दिखाई देगा। यानी पूरे वाक्य में एक कर्ता होगा, एक मुख्य क्रिया होगी, एक कर्म होगा। यानी इसका मेल, तीनों का मिलाकर के मेल एक वाक्य की रचना होगी, यानी वो सहकर्मक क्रिया होगी। प्यारे दोस्तों इसके कुछ मैं उदाहरण बता देता हूं कि वह सोता है, इसमें वह प्रोनाउन है, सर्वनाम है। इसके बाद सोना सीधी मुख्य क्रिया आ गई, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कर्म नहीं है। इसलिए प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसमें सीधा ही कर्ता के बाद मुख्य क्रिया आ गई, कोई कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। इस प्रकार से इसके उदाहरण जैसे लड़का सोता है, मोर उड़ता है, यानी इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अगर मैं इन्हीं को ऐसे बोलता हूं कि लड़का बिस्तर पर सोता है, तो बिस्तर बेड है प्यारे साथियों, बेड या बिस्तर है, वो इसमें एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया है, कर्म के रूप में आ गया है। प्यारे दोस्तों मोर आसमान में उड़ता है, यानी पहले मैंने बताया था अकर्मक में मोर उड़ता है, सिर्फ इतना ही बताया था। अब मैं बता रहा हूं कि मोर आसमान में उड़ता है, तो मोर है वो आसमान, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। पहले सीधा ही था मोर उड़ता है, अब बोल रहा हूं मोर आसमान में उड़ रहा है, यानी कहां उड़ रहा है? आसमान में उड़ रहा है, स्काई में उड़ रहा है, आसमान में उड़ान भर रहा है, तो आसमान है वो इसमें कर्म हो गया। इसी प्रकार से सहकर्मक क्रिया है, जैसे लड़का किताब पढ़ता है, किताब इसमें एक ऑब्जेक्ट है। अशोक पौधा लगाता है, यानी पौधा इसमें ऑब्जेक्ट बन गया, यानी पौधा है वो कर्म बन गया इसमें। इसी प्रकार से द्विकर्मक क्रिया है, क्रमक क्रिया में जहां क्रिया के दो कर्म होते हैं, जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब आप कहोगे कि सर इसमें दो आदमियों के नाम आ गए, एक आ गया राम और एक आ गया श्याम। प्यारे दोस्तों ये आप समझो कि काम करने वाला सिर्फ एक ही है, काम करने वाला वाक्य में सिर्फ एक ही है, कर्ता एक ही है। अगर दूसरा किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो वो दूसरा व्यक्ति का जो नाम आ रहा है वो ऑब्जेक्ट में गिना जाएगा। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, दूसरा जो किसी भी व्यक्ति का जो नाम आ रहा है
वो कर्म में गिना जाएगा, वो कर्ता में नहीं गिना जाएगा। यानी राम ने श्याम को पुस्तक दी, यानी काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। क्या कर रहा है? श्याम को पुस्तक दे रहा है। क्या दे रहा है? इसमें दो कर्म है, एक पुस्तक है और एक श्याम है, और राम इसमें करता है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य, मैंने पुलिस को चोर पकड़वाया, यानी इसमें भी दो है। मैंने, वो तो है कर्ता, मैं, आई, वो तो है कर्ता, और पुलिस चोर का जो खेल है वो दोनों ऑब्जेक्ट है साहब, वो दोनों ऑब्जेक्ट है। भाइयों ध्यान से सुनो, वो ऑब्जेक्ट है, दोनों कर्म पुलिस और चोर है, वो दोनों कर्म की गिनती में आएंगे। इसी प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया भी होती है एक, जो काम एक कर्ता नहीं करता है, हम खुद नहीं करते हैं, हम स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे से करवाते हैं, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने नाई से मेरे बाल कटवाए, तो मैंने बाल खुद नहीं काटे, मैंने नाई से कटवाए, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। हम दूसरे को प्रेरित करते हैं काम करने के लिए, हम दूसरे को प्रेरणा देते हैं कोई न कोई काम करने के लिए प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से मोहन ने माली से दूब कटवाई, यानी मोहन है, उसने माली से क्या कटवाई? दूब कटवाई। मोहन खुद नहीं काटता है, माली से यानी दूब कटवाता है, वो दूसरे से काम कार्य करवाता है प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों। इसी प्रकार से ये प्रेरणार्थक क्रिया है। इसके बाद हमने एक है अपूर्ण क्रिया, यानी जो क्रिया पूरी नहीं होती है, यानी वह एक अध्यापक है, वह कुशल है, वह आज उपस्थित है, या अध्यापक कुशल उपस्थित, कोई कर्म नहीं, एक कर्म नहीं है, ये विधेयात्मक शब्द है, यानी विधेय में काम आने वाले शब्द हैं, वो कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, ये सीधे ही मतलब विधेय है, विधेय शब्द है जो किसी कर्ता या कर्म की ओर हमें निर्देश करते हैं। एक होती है सहायक क्रिया, जो आप टेंस में पढ़ते हो, इंग्लिश की ग्रामर में टेंस में हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हो, सहायक क्रिया पढ़ते हो। इसी प्रकार से हिंदी में भी सहायक क्रिया होती है प्यारे दोस्तों। ये सहायक क्रिया है, वो मुख्य क्रिया की कहीं न कहीं सहायता करती है, मुख्य क्रिया की कहीं न कहीं सहायता करती है, उसकी मदद करती है, उस पूरे वाक्य की संरचना को बनाने के लिए ये कहीं न कहीं मुख्य क्रिया की हेल्प करती है, मदद करती है, सहायता करती है, इसलिए ये सहायक क्रिया है। जैसे डू और डज है, इसका मतलब हिंदी में करना होता है, आपको पता है। कैन है, कैन का मतलब सकना होता है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से क्रिया के जो रूपांतर है, क्रिया भी अपना रूप है वो बदल लेती है, यानी क्रिया भी लिंग वचन कारक के अनुसार, अपना पुरुष के अनुसार, अपना भाव के अनुसार, अपना काल के अनुसार रूप बदल लेती है प्यारे दोस्तों। यानी क्रिया का भी रूपांतर होता है, ये मैं पढ़ता आया हूं पहले से, विकारी शब्दों की यही पहचान दे रहा हूं कि ये लिंग वचन कारक के अनुसार अपना कहीं ना कहीं रूप है, वो वाक्य का अर्थ है, वो बदल देंगे प्यारे दोस्तों। पहला हम क्रिया का लिंग संज्ञा के अनुसार परिवर्तित होता है, यानी क्रिया का जो लिंग होता है वो संज्ञा के अनुसार परिवर्तित होता है कि संज्ञा कैसी है, उसके अनुसार लिंग करेंगे। अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग करेंगे, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग करेंगे। लड़का जाता है, लड़की जाती है, जाता है जाति के अनुसार, जाता है जाती है के अनुसार हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे प्यारे दोस्तों, संज्ञा बनाएंगे इसकी। अगर जाती है तो लड़की लिखेंगे, जाता है तो लड़का लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है वचन भी संज्ञा के अनुसार ही बदलते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन मैंने बताया था, ये भी संज्ञा के अनुसार ही चेंज होंगे। अगर संज्ञा कैसी है, जैसे लड़का जाता है या लड़के जाते हैं, यानी जाते हैं तो लड़के लगाएंगे, जाता है तो लड़का लगाएंगे। इसी प्रकार से तीन पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आपको पता है
मैं आ जाता मैं और हम, यानी मैं और हम प्रथम पुरुष में इसकी गिनती होती है। मध्यम पुरुष में सिर्फ एक होता है यू, जिसका अर्थ होता है आप या तुम। आप होता है या तुम होता है। इसी प्रकार से अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष में ही है, सी है, ये दोनों आपको पता। प्रोनाउन है, सर्वनाम है। वह एक आता है पुल्लिंग के लिए, वह एक आता है स्त्रीलिंग के लिए। एच ही का मतलब वह पुल्लिंग के लिए, और एस एच सी वह स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये थर्ड पर्सन गिने जाते हैं अंग्रेजी की ग्रामर में। वैसे हिंदी की व्याकरण है, सामान्य हिंदी में भी ये अन्य पुरुष की गिनती में इसको गिना जाता है। प्यारे दोस्तों, वाच्य, वाच्य से कर्ता कर्म भाव का पता लगता है। इसको आप वाच्य मत समझो, इसको वाक्य ही समझो। यानी मोहन पत्र पढ़ता है, ये कृतवाच्य है, इसमें कर्ता प्रधान है, यानी पत्र मोहन के द्वारा पढ़ा गया। आप ध्यान दो। इसी प्रकार से दूसरा है कर्मवाच्य, मोहन से पत्र नहीं पढ़ा जाता, यानी पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य है। ये भाव उसके अंदर हो गया कि पढ़ा नहीं जाता। करदंत है, करदंत का मतलब एक क्रिया ही है। करदंत क्रिया का ही रूप है करदंत, यानी कोई एक धातु होगी और उस धातु के अंत में प्यारे दोस्तों कोई न कोई हम एक ऐसा शब्द जोड़ेंगे, ऐसा अक्षर जोड़ेंगे जिससे उस शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। यानी करदंत है, यानी पढ़ धातु है, एक पढ़ धातु, इसमें ता लगाते हैं अंत में तो पढ़ता हो जाता है। अगर आ लगाते हैं तो पढ़ा हो जाता है, और पढ़ धातु में ना लगाते हैं तो पढ़ना हो जाता है, पढ़ना हो जाता है। और अगर वाला लगाते हैं तो पढ़ने वाला हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार कर लगाते हैं तो पढ़ कर हो जाता है। ये करदंत है, क्रिया है, क्रिया है जिसके अंत में एक प्रत्यय लगा करके और एक नया शब्द हम बनाएंगे। क्रिया की जब हम रचना करते हैं, मैं आपको बताऊं कि एक वाक्य की जब हम रचना करते हैं तो क्रिया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यानी क्रिया, काम को किया जाता है, वो क्रिया होती है। और ये क्रिया करदंत के द्वारा ही हम ये क्रिया का निर्माण करते हैं कि क्रिया बनाई कैसे जाती है। प्यारे दोस्तों, क्रिया है वो 8 प्रकार से बनाई जाती है। 8 प्रकार से हम क्रिया को बना सकते हैं। जैसे पहला ही है क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं जिसको। जैसे धातु है, कोई धातु है, जैसे पढ़, पढ़ एक धातु है, उसमें ना अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका पूरा शब्द बन जाता पढ़ना। यानी पढ़ से क्या बन गया, ना लगाते ही पढ़ना बन गया। इसी प्रकार पढ़ना अच्छा है, पूरा वाक्य की रचना हो गई, पढ़ना अच्छा है। इसी प्रकार वर्तमान कालिक कृदंत होता है। आपने टेंस पढ़े हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं तो हिंदी वाक्यों में, यानी वर्तमान कालिक कृदंत की हम बात करते हैं, वर्तमान कालिक कृदंत में हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते है। जैसे पढ़ के आगे ता लगाते हैं तो पढ़ता, पढ़ के आगे ते लगाते हैं तो पढ़ते, पढ़ के आगे ती लगाते हैं तो पढ़ती। इस प्रकार से हम ता, ती, ते लास्ट में हम शब्द के जोड़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का निर्माण हम कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से भूतकाल की क्रिया होती है। भूतकाल की क्रिया में हम क्या करते हैं, भूतकाल की क्रिया में आ की आवाज है वो लास्ट में ज्यादा निकलती है। पास्ट टेंस में जैसे पढ़ा, गया, आया, उठा, दौड़ा, ये आ की आवाज है जो बार बार निकल रही है।
जैसे आ की भी निकलेगी, ई की भी निकलेगी, ए की भी निकलेगी, ओ की भी निकलेगी। ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं हम। भूतकालिक कृदंत, भूतकाल में क्रिया, भूतकाल के भूतकालिक कृदंत कैसे बनाया जाता है, यानी भूतकाल की क्रिया का निर्माण हम कैसे करते हैं। जैसे पढ़ धातु है, उससे आ लगाते ही पढ़ा हो गया, ए लगाते ही पढ़ से पढ़ी हो गई, ए लगाते ही पढ़ से पढ़े हो गए। इसी प्रकार पढ़ के ओ लगाते ही पढ़ो हो गया। ये वाक्य की, इस वाक्य में जो हम मुख्य क्रिया का जो निर्माण कर रहे हैं भूतकाल की दृष्टि से, भूतकालिक कृदंत की दृष्टि से, तो प्यारे दोस्तों आ, ई, ए, ओ, इनको एक धातु के लास्ट में या अंत में जोड़ करके और एक नया शब्द बना करके हम भूतकाल की क्रिया का निर्माण कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। इसके बाद होता है तात्कालिक कृदंत, यानी एक कार्य हो जाता है तत्काल, उसके बाद दूसरा कार्य भी हो जाता है। कहीं भी आप देख लो ते ही, यानी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ते ही आप देखो, ते ही आप पढ़ते ही, जैसे पढ़ते ही, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पता लग जाना चाहिए कि एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा हो रहा है, एक कार्य के तत्काल बाद दूसरा कार्य हो रहा है, एक कार्य के तुरंत बाद या तत्काल बाद दूसरा कार्य हो रहा है। अगर ते ही आपको कहीं दिख जाए तो ये तात्कालिक कृदंत है। ये तात्कालिक कृदंत की श्रेणी में आता है। मध्यकालिक कृदंत, यानी इसमें अपूर्ण और पूर्ण कृदंत ये क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति से बनते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते, यानी एक ही आवाज निकल रही है। अपूर्ण कृदंत होता है, उसमें ए एडी वाला कोई भी धातु है। अपूर्ण कृदंत की बात कर रहा हूं मैं। अगर अपूर्ण कृदंत की आपको पहचान करनी है, अकृदंत यानी अपूर्ण कृदंत की आपको पहचान करनी है, तो किसी भी शब्द में अगर लास्ट में एक ही आवाज आ रही है, ए एडी वाला की आवाज आ रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये अपूर्ण कृदंत है। अब मैं बात कर रहा हूं मध्यकालिक कृदंत में एक पूर्ण और एक अपूर्ण कृदंत, एक पूर्ण कृदंत और एक अपूर्ण कृदंत, यानी पढ़ते पढ़ते दो बार मैंने रिपीट किया, यानी पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। पूर्ण या अपूर्ण कृदंत क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति से बनते हैं मध्यकालिक कृदंत। इसी प्रकार से पूर्वकालिक कृदंत है, वो कोई भी धातु है उसमें अगर हम कर जोड़ देते हैं, जैसे पढ़ में कर जोड़ करके पढ़ कर बन जाता है। इसी प्रकार से लड़ में कर जोड़ करके लड़कर बन जाता है। ये आपका पूर्वकालिक कृदंत की श्रेणी में आएगा। प्रिय दोस्तों, अब है भाव या अर्थ की दृष्टि से। हिंदी में तीन भाव होते हैं, एक होता है निश्चयार्थ, एक होता है संभावनार्थ, एक होता है आज्ञार्थ। यानी निश्चयार्थ में, निश्चयार्थ की हम बात करते हैं तो उसमें वर्णन होगा किसी चीज का, उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है किसी चीज का, उसमें निषेधात्मक वाक्य की भी रचना की जा सकती है। ये निश्चयार्थक होता है। निश्चयार्थक होता है, हम विकारी शब्दों में क्रिया की हम बात कर रहे हैं, यानी भाव के अनुसार भी क्रिया का रूप है वो चेंज हो जाता है, यानी भाव के अनुसार भी क्रिया अपना रूप बदल लेती है प्यारे दोस्तों। यानी किसी वर्णन, प्रश्न या निषेधात्मक कोई वाक्य, जैसे पढ़ता है, क्या पढ़ोगे, नहीं पढ़ेगा, ये मैंने उदाहरण दिए हैं। पढ़ता है, मैं कोई वर्णन कर रहा हूं किसी चीज का, पढ़ता है, क्या पढ़ोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें प्रश्न भी पूछा जा सकता है। निषेधात्मक वाक्य, यानी एक पैराग्राफ की हम रचना करेंगे, एक गद्य की जब हम रचना करेंगे, उसमें साधारण वाक्य भी आएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य भी आएंगे, निषेधात्मक वाक्य भी आएंगे।
यानी सारे आएंगे, तो ये निश्चयार्थक भाव में क्रिया की हम परिभाषा करते हैं। इसी प्रकार से आज्ञार्थ में हम किसी को आज्ञार्थ में आदेश देते हैं कि आप पढ़ो, पढ़िएगा, पढ़िए, मत पढ़ो, ये हम आज्ञा देते हैं किसी को। संभावनार्थ में हम क्रिया की संभावना का बोध करवाते हैं। जैसे संभावना होती है मैं पढ़ूं, मैं पढ़ता हूं, वह पढ़ा हो, इसमें पॉसिबिलिटी होती है। संभावना होती है मैं पढ़ूं, मेरी मर्जी है कि मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, यानी ये संभावना है, पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है, यानी एक संभावना व्यक्त की गई है प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से काल के अनुसार भी क्रिया है वो अपना रूप चेंज कर लेती है, अपना रूपांतरण कर लेती है, यानी काल के अनुसार। काल को अंग्रेजी में टेंस बोला जाता है, समय बोला जाता है काल को। यानी काल तीन होते हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, फिर है भूतकाल में भूतकाल, नेमी भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत। इसी प्रकार से संकेतार्थ भूत, यानी ये फिर है भविष्य काल होता है, सामान्य भविष्य होता है, संभाव्य भविष्य, यानी तीन काल जो अंग्रेजी में हम तीन टेंस पढ़ करके आ रहे हैं वो टेंस है हम हिंदी की व्याकरण में भी काल के रूप में पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। पहला है सामान्य वर्तमान काल, फिर होता है भूतकाल, फिर होता है भविष्यत काल। इनके कुछ पार्ट हैं, इनके कुछ भेद हैं, वो कि आगे की क्लास में जब हम पढ़ाएंगे तो हम विस्तार रूप में इनका वर्णन करेंगे प्यारे दोस्तों। आज विकारी शब्द की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूं। कल हमारा लास्ट का टॉपिक एक अविकारी हो, अविकारी शब्द और बच गया है। अवे शब्द क्या होते हैं, उसकी क्या पहचान होती है, वो कहाँ कैसे होते हैं कि वो अपना रूप चेंज कर पाते हैं कि वह हूबहू वैसे ही लिखे जाते हैं। हम वो कल की क्लास में ये हम बात करेंगे अवे या अविकारी शब्दों की। विकारी शब्द मैंने पढ़ा दिए। विकारी शब्दों में मैंने संज्ञा से लेकर के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वर्णन हमने बता दिया। और जब हम आगे की क्लासों में जाएंगे तो इसकी व्याख्या है वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से आज की कक्षा में यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गुड नाइट आप सभी प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों को।